पीजीबीपी इनकम की कवरेज हम लोग करने वाले हैं सेक्शन नंबर 28 से लेकर 44 AE तक, 28 से लेकर 44 AE तक। और जैसे कि सैलरी में सेक्शन नंबर 15 बेसिस ऑफ चार्ज होता है, वैसे ही पीजीबीपी में क्या होता है, बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर 28। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि कहां लिखा हुआ है कि आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये बात लिखी जाती है सेक्शन नंबर 28 में, पीजीबीपी इनकम पे टैक्स लगेगा। जिसमें अगर हम वन ऑफ द पॉइंट डिस्कस करें, वो ये कहते हैं कि अगर बिजनेस आपने या प्रोफेशन आपने एट एनी टाइम किया हो, कभी भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको अपनी इनकम पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स, अंडर द हेड पीजीबीपी। इज दैट क्लियर एवरीवन? नंबर 2, एट एनी टाइम मतलब हो सकता है आपने थोड़ी देर का बिजनेस किया हो, एक डिसीजन लिया, बिजनेस किया, आपने उस इनकम पर क्या देना है गवर्नमेंट को, टैक्स। बिजनेस प्रोफेशन हो गया, ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नंबर 2, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर और क्या है बेसिस ऑफ चार्ज में, और कौन सी पीजीबीपी इनकम हो सकती है, तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी पीजीबीपी इनकम होती है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, अगर आज मैं अपने बिजनेस में गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं, तो गवर्नमेंट मुझे क्या देती है, इंसेंटिव यानी सब्सिडी। और ये दोस्तों, ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक, कैश असिस्टेंस, दूसरा ड्यूटी ड्रॉबैक, और तीसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, क्या समझे? अगर आज मैं गुड्स को एक्सपोर्ट करने का बदले में सब्सिडी रिसीव करता हूं ना, तो मैं उसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव बोलता हूं, वो मेरी इनकम है अंडर द हेड पीजीबीपी। ड्यूटी ड्रॉबैक, गवर्नमेंट कहते हैं अगर इंपोर्ट पे ड्यूटी दी है ना, तो आपको रिफंड आ जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट पे ड्यूटी वापस करना इज ऑल्सो योर इनकम। क्योंकि जब इंपोर्ट पे ड्यूटी दी होगी, तो आपने क्या दिखाया होगा, खर्चा, एक्सपेंस दिखाया होगा, और अब क्या बन जाएगी तुम्हारी, वो इनकम बन जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब है ड्यूटी दी और वो आपको वापस आ गई, तो वो आपकी इनकम बन गई। ये एक इंपोर्ट लाइसेंस होता है बच्चों, याद है, इंपोर्ट लाइसेंस होता है कि जिस पर आप इंपोर्ट कर सकते हो ड्यूटी फ्री। अगर इस इंपोर्ट लाइसेंस को फ्यूचर में कभी बेचते हो, तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट होता है वो भी हम एक्सपोर्ट इंसेंटिव कहते हैं, और वो पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन में नहीं। सो कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक यानी रिफंड, और अगर आप कोई इंपोर्ट लाइसेंस बेचते हो, ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसको भी हम एक्सपोर्ट इंसेंटिव के अंदर डालते हैं। ये इंपोर्ट लाइसेंस कौन से वाला है, ये मिला है अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स। ये मिला ही इसलिए है क्योंकि आप इंपोर्ट के बाद क्या करते हो, एक्सपोर्ट, इसलिए मिला, इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव बोलते हैं। नंबर 3, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट। बच्चों आपने पढ़ा, आपको याद होगा, अगर आप कोई एग्रीमेंट टर्मिनेट करते हो यानी ब्रीच, क्या हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं इसको, यस। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर जो पेमेंट मिलती है ना, वो भी हमारी बिजनेस इनकम मानी जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसके अंदर कितने केस होते हैं, एक केस होता है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी प्रिंसिपल कंपनी के साथ हुआ है, किसी भी कंपनी के साथ हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, तो ऐसे केस में अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा दे रही है, तो जिस पार्टी को मिला ब्रीच में, उस पार्टी के लिए वो इनकम होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। सिमिलरली अगर प्रिंसिपल टू एजेंट है, प्रिंसिपल टू एजेंट है, और वो प्रिंसिपल टू एजेंट में जो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंट ने टर्मिनेट कर दिया, मॉडिफाई करने के लिए बोला, ऐसे केस में जो भी पेमेंट दी जाएगी, जो भी पेमेंट दी जाएगी उस एजेंट के द्वारा, उस एजेंट के द्वारा उस प्रिंसिपल को, तो वो इनकम मानी जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। एनी अदर
एनी अदर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है, कल को टर्मिनेट होता है या मॉडिफाई होता है, तो ऐसे केस में जो पेमेंट मिलेगी उसको भी हम लोग कहां डालेंगे? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी में। इज दैट क्लियर एवरीवन? नंबर 4, नंबर 4, नॉन कंप्लीट फीस। तो कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एक बिजनेस का के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कल को किसी ने ब्रीच किया, उस वजह से तुम्हें पेमेंट मिल गई, तो वो इनकम जो होगी वो अंडर द हेड पीजीबीपी जाएगी। ये कहना चाहता है सेक्शन नंबर 28, नॉन कंप्लीट फीस। ठीक है, नॉन कंप्लीट फीस इन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आज मुझे अपने बिजनेस ना करने के पैसे मिलते हैं, अपना प्रोफेशन ना रन करने के पैसे मिलते हैं, तो ये एक नॉन कंप्लीट फीस है, और अगर वो मिलती है तो वो भी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म। बच्चों, आपको लगता होगा फर्म के पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती है वो उसके सैलरी हेड में जानी चाहिए, इंटरेस्ट जो मिलता है वो अदर सोर्सेज में जाना चाहिए, कमीशन मिलता है वो उसके सैलरी इनकम में जाना चाहिए। बट नहीं, गवर्नमेंट कहता है कि जो भी ये पार्टनर की इनकम है ना, ऐसी वाली, ये उसके बिजनेस हेड में ही जाएगी। इज दैट क्लियर? बिजनेस इनकम मानी जाएगी। नंबर 6, नंबर 6, एनी गिफ्ट ऑब्लिक परकोजिट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन। जिसको मैंने आपको बताया था ऑन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज। आज मेरी सर्विसेज से खुश होकर अगर मुझे मेरा दूसरा बिजनेसमैन जो पार्टी है बिजनेस की, वो मुझे गिफ्ट या परक्विजिट देती है, तो दोस्तों वो मेरी पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। कौन सी इनकम मानी जाएगी? पीजीबीपी इनकम। इज दैट क्लियर? तो गिफ्ट रिसीव ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन ऑन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बस इसमें एक बात और लिख सकते हैं, और वो ये कि अगर मैं आपको दिखाई देता हूं, इसके अंदर एक आधा पॉइंट हम मिस कर रहे हैं शायद कुछ जो। हम्म, यहां पर हमने सेक्शन नंबर 28 बुक के अंदर ही दिया हुआ है। हाँ, सैलरी इंटरेस्ट हो गया, कीमैन पॉलिसी रहेगी, है ना? एनी सम रिसीव अंडर कीमैन पॉलिसी, एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन पॉलिसी। मतलब अगर कीमैन पॉलिसी की मैच्योरिटी का जो पैसा है वो इंप्लॉयर को मिलता है, तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी, उसके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, है ना? और वेयर स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस, आपको कीमैन पॉलिसी वाला तो याद होगा ना यार। कीमैन पॉलिसी में अगर मेच्योरिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हो सकता है इंप्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिले। अगर इंप्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव को पैसा दिया जाता है तो वो जाएगा उनके अदर सोर्सेज में। अगर इंप्लॉयर को मिलता है तो पीजीबीपी में, और अगर इंप्लॉयर डेथ होने की वजह से नहीं, पॉलिसी के टर्म एक्सपायर होने की वजह से पैसा देता है, किसको देता है? इंप्लॉय को, तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी माना जाएगा, यानी सैलरी माना जाएगा उसकी। सो वेयर स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस carried on by SSC
then that business is treated as separate and distinct from any other business. किसी और बिजनेस से ये बिजनेस क्या माना जाता है? अलग माना जाता है। क्या ये बात समझ में? तो ये सब क्या है? बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन नंबर 28 के हिसाब से कह रहा है, अगर आप स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो ना, सट्टा बाजारी का काम करते हो, तो गवर्नमेंट कहता है इस बिजनेस को अलग मानते हैं, हम उसको बिजनेस को अपने नॉर्मल बिजनेस के अंदर कंसिडर नहीं करते। इज दैट क्लियर? याद रहे, अगर आप डिविडेंड इनकम कमाते हो और आप एक्सक्लूसिवली डिविडेंड इनकम कमाते हो और कोई काम नहीं करते हो, तो दोस्तों स्टिल इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। याद रहे, ये अदर सोर्सेस में ही टैक्सेबल होगा, ये पीजीबीपी में नहीं जाएगा, चाहे आप कोई और काम नहीं करते हो। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप एक्सक्लूसिवली लॉटरी इनकम का काम करते हो, तो ये स्टिल कौन सी इनकम में जाएगा? अदर सोर्सेज में ही जाएगा, ये पीजीबीपी में नहीं जाएगा, क्योंकि इनके लिए सेपरेट हेड बनाए गए हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? बट अगर आप सिर्फ रेंटल इनकम कमाते हो हाउस प्रॉपर्टी से, तो दोस्तों ऐसे केस में वो इनकम, अगर आपका एक्सक्लूसिव रेंटल इनकम है तो ये पीजीबीपी में जाएगा, और अगर वो एक्सक्लूसिव नहीं है, इफ नॉट एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ वो काम नहीं करते हो, कुछ और भी करते हो, तो वो कहां जाएगा? तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये बात याद रहे, ये बात याद रहे। आगे ना, इसके अंदर क्या होता है आपको तो पता ही है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 29 भी देख लेते हैं, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। आपको याद होगा, हम इसके अंदर नेट प्रॉफिट एज पर P&L से स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ रहा है उससे स्टार्ट करेंगे, और जो एक्सपेंसेस डेबिट हो चुके हैं बट दे आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, जिनकी डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए थी, हम उनको ऐड बैक कर देंगे। ऐसे खर्चे जिनको डेबिट ही नहीं किया तो अब कर दो, जिनको डेबिट किया नहीं तो अब कर दो, मतलब वो खर्चे हैं डेबिट नहीं किया तो कर दो। और ऐसी इनकम्स जो क्रेडिट नहीं किया अब कर दो। क्रेडिट करोगे तो क्या करोगे? पीजीबीपी इनकम बढ़ाओगे कि नहीं? बढ़ाएंगे सर, बिल्कुल बढ़ाएंगे। अच्छा, ऐसी इनकम्स जिनको आपने क्रेडिट तो कर दिया बट दे शुड नॉट बी टैक्सेबल, बट नॉट टैक्सेबल, उनको हम क्या कर देंगे? उनको हम क्या कर देंगे? नेट प्रॉफिट में से हटा देंगे। बताओ यस और नो? ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारी कौन सी इनकम आती है? बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम जनरली ये हमें तब करना है जब हमारी कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? बताओ कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? एक्रू, या फिर कह सकते हो मर्केंटाइल। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक तो ये है आपको जो ध्यान रखना है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मर्केंटाइल अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? टैक्सेबल रिसीट्स माइनस पेमेंट्स अलाउेबल एज डिडक्शन। रिसीट्स में से, टैक्सेबल रिसीट्स में से जिन खर्चों की डिडक्शन मिलनी चाहिए वो अलग कर देंगे, तो हमारी कौन सी इनकम आएगी? प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशनल इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 29, जो छोटी सी बातें हैं जो आपको समझनी होती हैं आगे क्वेश्चन को करने से पहले। आगे हमें कौन कौन से खर्चों की डिडक्शन मिलेगी? सेक्शन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस,
एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। बच्चों, अगर आप बिल्डिंग के ऊपर कोई रेंट का पे करते हो, रेट टैक्सेस पे करते हो, रिपेयरिंग का खर्चा करते हो, इंश्योरेंस करते हो, तो इस बिल्डिंग के ऊपर जो खर्चा किया है उस खर्चे की डिडक्शन आपको अलाउ हो जाती है। ये बात कहता है सेक्शन नंबर 30। हम लोग हेडिंग में हम उन एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे अब जो अलाउेबल है, जिनकी डिडक्शन मिलनी चाहिए। सेक्शन नंबर 30 कहता है रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयरमेंट, इंश्योरेंस और बिल्डिंग की डिडक्शन मिलनी चाहिए। शर्त यह है कि बिल्डिंग ऑफिशियल होनी चाहिए और जो खर्चा है वो रेकरिंग नेचर का होना चाहिए, मतलब रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। तो आपको ये दो शर्तों पर ध्यान देना है। पहला, बिल्डिंग क्या होनी चाहिए? ऑफिशियल। और खर्चे क्या होने चाहिए? रेकरिंग नेचर के। इज दैट क्लियर एवरीवन? बस। सेक्शन नंबर 31, repairs and maintenance and insurance of plant and machinery और furniture and fixtures। आपने अपने बिजनेस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा हुआ है, फर्नीचर खरीदा हुआ है, तो उसमें जो रिपेयरिंग करवा रहे हो, इंश्योरेंस करा रहे हो, क्या उन खर्चों की डिडक्शन मिलेगी? गवर्नमेंट कहता है यस, बिल्कुल मिलेगी, बट बिजनेस होना चाहिए, यानी ऑफिशियल मशीनरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑफिशियल, या ऑफिशियल फर्नीचर होना चाहिए। घर के फर्नीचर की बात नहीं हो रही है। और जो खर्चे होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए? रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होने चाहिए, रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, कैपिटल नेचर के नहीं। क्योंकि ऐसे खर्चे जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो तो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं और उसके बाद तो उनके ऊपर डेप्थ मिलता है। तो एक्सपेंसेस कौन से होने चाहिए? रेवेन्यू नेचर। और खर्चा जो होना वो एसेट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो ऑफिशियल होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये तो हो गया सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 32 इज अबाउट डेप्रिसिएशन, जो कहता है अगर आप एसेट को डेप्रिशिएट करना चाहते हो, अपने पीएनएल अकाउंट पे डेप्रिसिएशन खर्चा दिखाना चाहते हो, तो आपको 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। ये है 3 शर्तें, कंडीशंस। पहली कंडीशन, असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द एसेट। आपने एसेट को ओन किया हुआ है तभी आप डेप ले पाओगे ना। किराए पर लेने वाले लोग थोड़े डेप ले सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो एसेट आपका होना चाहिए, आप यू शुड बी द ओनर ऑफ द एसेट। एसेट मस्ट बी पुट टू यूज, एसेट मस्ट बी पुट टू यूज। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एसेट का पुट टू यूज होना जरूरी है, मतलब उसको यूज करना जरूरी है। अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो आपको डेप नहीं मिलेगा। नंबर 3, एसेट शुड नॉट बी सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेल आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी ओनर, पुट टू यूज होना जरूरी है, हैज नॉट बीन सोल्ड। क्या मेरी बात समझे? क्योंकि अगर ड्यूरिंग द ईयर बिक गया तो डेप नहीं मिलेगा, ड्यूरिंग द ईयर बिक गया तो डेप नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो डेप की है 3 शर्तें। पहली शर्त, ओनर होना जरूरी है। नंबर 2, पुट टू यूज होना जरूरी है। नंबर 3, एसेट शुड नॉट बी सोल्ड। अब जब मैं पुट टू यूज की बात करता हूं, देयर आर एक्सेप्शंस, जहां पे पुट टू यूज पॉसिबल ही नहीं है। एग्जांपल, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म्स। So there are some few assets where date of installation is considered as put to use, जहां पे इंस्टॉलेशन को ही पुट टू यूज मान लिया जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इंस्टॉलेशन डेट को ही पुट टू यूज मान लिया जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, ये डन।
अब बताओ, एसेट शुड नॉट बी सोल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं वो कौन से मेथड से करते हैं, बताओ। ब्लॉक ऑफ एसेट्स मेथड। व्हेन नेचर ऑफ एसेट्स is same and depreciation rate is also same, then we put all such assets in single block, in a single block। ऐसे केस में हम सारे एसेट्स को एक सिंगल ब्लॉक में डाल देते हैं और फिर डेप लगाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो व्हेन नेचर ऑफ एसेट्स इज सेम and depreciation rate is also same, then we put all such assets in a single block, और फिर हम लोग पूरे ब्लॉक पर डेप लगाते हैं। अब ब्लॉक है क्या, डेप्रिसिएशन लगेगा कैसे? ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक, इसके अंदर जब एसेट्स परचेज किए जाते हैं, एसेट्स परचेज्ड है ना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। अब इसके अंदर दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक वो एसेट जो ड्यूरिंग द ईयर खरीदे हैं बट उनका पुट टू यूज 180 डेज और मोर है। अगर एसेट का पुट टू यूज 180 डेज और मोर है तो दोस्तों याद रहे, डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट फुल रेट पर अलाउ कर देती है। और कुछ ऐसे एसेट्स भी होंगे जिनको परचेज किया और उनका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो ऐसे केस में हमें जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो हाफ रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? हाफ रेट। यहां पे आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ ब्लॉक, और फिर सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड, जो भी एसेट बिक गए ड्यूरिंग द ईयर उनका सेलिंग प्राइस हम क्या कर देंगे? माइनस, और यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग WDV, और फिर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेंगे वो क्लोजिंग WDV पे ही तो निकालेंगे। ये आने के बाद आप डेप्रिसिएशन माइनस अगर कर दो तो पता है क्या आएगा? ओपनिंग WDV ऑफ असेसमेंट ईयर, अगले साल की ओपनिंग WDV आ जाएगी, अगले साल की असेसमेंट ईयर की। क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से हमारा फॉर्मेट रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस करने। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले ब्लॉक बनाओ और फिर इसके बाद हमें एसेट्स को जो 180 डेज से ज्यादा वाले हैं वो सब पुट टू यूज, जो 180 डेज से ज्यादा उस पर फुल रेट लगाओ, और जो 180 डेज से कम है उन पे हाफ रेट लगाओ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको तरह तरह के एसेट्स दिए हुए हैं और सबका अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अब जरा एक्वायर्ड डेट देखो, क्या सबका पुट टू यूज, अब पुट टू यूज डेट दी नहीं हुई, नहीं दी हुई तो एक्विजिशन डेट ही ले लेंगे। ये डेट दी हुई है, चेक करोगे आप? ये चेक करो, क्या सब में मोर देन 180 डेज बन रहे हैं? जी हाँ, मोर देन 180 डेज बन रहे हैं। तो जो 180 डेज से ज्यादा बन रहे तो फुल रेट, तो यहां पर हाफ रेट वाला चक्कर ही नहीं है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकालना है, सो राइट डाउन कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो मुझे पहले तो ब्लॉक बनाने हैं। मुझे बताओ कितने ब्लॉक बनाऊं? नेचर ऑफ एसेट सेम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम, तो क्या करें? उनको ब्लॉक बना लो। तो बिल्डिंग ABC, क्या इनको एक ही ब्लॉक में डाल दें? जी हाँ, ब्लॉक नंबर 1। बिल्डिंग D 5%, बिल्डिंग E 5%, क्या इन दोनों को एक ही ब्लॉक में डाल दें? जी हाँ, ब्लॉक नंबर 2। मशीनरी AB, क्या इनको अलग ब्लॉक में डाल दें? जी हां, ब्लॉक नंबर 3।
मशीनरी सी, डी और ई, इनको सेपरेट ब्लॉक में डाल दें। जी हां, ब्लॉक नंबर 4। फर्नीचर को क्या सेपरेट ब्लॉक में डाल दें? ब्लॉक नंबर 5। तो 5 ब्लॉक बन गए, बोलो यस और नो। इसके अलावा अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर एसेट खरीदा है और वो एसेट ऐसा एसेट है जो कि उस ब्लॉक में है ही नहीं, जैसे पेटेंट और टेक्निकल नो हाउ तो इनटेंजिबल एसेट्स है, ऐसा कोई ब्लॉक तो बनाया नहीं, तो इसके लिए एक सेपरेट ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ब्लॉक नंबर 6। क्या ये बात क्लियर है? आओ दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। 6 ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4, ब्लॉक नंबर 5 और ब्लॉक नंबर 6। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक से। और ओपनिंग WDV ब्लॉक नंबर 1 मैंने किसको नाम दिया था? ब्लॉक नंबर 1 मैंने ब्लॉक नंबर 1 बोला है बिल्डिंग 10%, तो मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं बिल्डिंग 10%। ये है बिल्डिंग 5%। ये है ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 है प्लांट एंड मशीनरी, कौन सा? 15%। ब्लॉक 4 है प्लांट एंड मशीनरी, कौन सा? 30%। ब्लॉक 5 है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 10%। और इनटेंजिबल एसेट्स है 25%। क्या ये बात क्लियर है? ओपनिंग WDV से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग WDV आपको WDVs दी हुई हैं, ये WDVs तो हैं, तो पहले ब्लॉक 1 की WDV बताओ। 10,20,000 प्लस 540 प्लस 635, ये हो गया 2195। ऐसे ही ब्लॉक 2 की वैल्यू निकाल लो, 2,60,000 और 3,10,000, 570। इसके बाद मशीनरी की बात करें तो 2 है ए और बी, 242, 2,42,000। फिर बात करें ब्लॉक 4 की तो इसमें 3 है, 165 प्लस 4 प्लस 50 यानी 2,19,000। ब्लॉक 5 की बात करें वो है फर्नीचर और वो है टोटल 1,18,000। और इनटेंजिबल एसेट का ब्लॉक तो है खाली। अब इसके अंदर जो भी एसेट परचेज किए गए हैं वो हम ऐड कर देंगे। बताओ कितने एसेट परचेज किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर? ये देखो जी, बिल्डिंग F खरीदा है जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 है। अब आपको क्लासिफाई करना है कि ये किसमें जाएगा। ये जाएगा ब्लॉक नंबर 1 में, तो बिल्डिंग F। ब्लॉक नंबर 1 क्या वैल्यू है? 540 डाल दो। अच्छा मैंने चेक कर लिया था, सारे ही फुल रेट वाले थे, हाफ रेट वाले चक्कर नहीं था। ठीक है, मशीनरी F 15% रेट, तो मशीनरी F यहां चला जाएगा। कितना परसेंट है? 15। वैल्यू कितनी है? 1,12,000। इसके बाद मशीनरी G 4,000, मशीनरी H 62,000, मशीनरी I 16,000। ये जाएगा किसमें? यहां पे 30%। इसके बाद आएगा पेटेंट्स एंड टेक्निकल नो हाउ। पेटेंट्स जिनकी वैल्यू है 40,000, ये जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स में। और टेक्निकल नो हाउ ये भी जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स में। कितना है? 60,000। इनका टोटल कर देंगे तो आएगा मेरा वैल्यू ऑफ ब्लॉक। क्या आएगा? ब्लॉक की वैल्यू है ना, तो 2195 प्लस 540 इट इज इक्वल टू 27,35,000। ये आया 570। ये आया 242 प्लस 1,12,000 प्लस 4 प्लस 62, ये आ गया 4,20,000। ये आ गया 2,35,000। ये आ गया 1,18,000 और ये आ गया 1,00,000। इसमें से जो एसेट मैंने जिस ब्लॉक का बेचा है ना, उसका सेलिंग प्राइस में माइनस कर दूंगा, माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड।
कौन सा एसेट बेचा है? ब्लॉक, ये देखो मशीनरी सी। मशीनरी सी किस ब्लॉक का था? ब्लॉक नंबर 4 का था। तो मशीनरी सी का सेलिंग प्राइस में ब्लॉक 4 में से माइनस कर दूंगा। कितना है? 1,10,000। 1 2 3 4 यहां पे माइनस करना है। बिल्डिंग डी, ये ब्लॉक नंबर 2 से था। बिल्डिंग डी ब्लॉक नंबर 2, 4 लाख। इसके बाद है मशीनरी ई, ये भी ब्लॉक नंबर 4 से था। कितनी वैल्यू है? 80,000। इतने 80,000 में बिका। इसका सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। दैट्स इट दोस्तों। ये जो वैल्यू आएगी इसको बोलेंगे क्लोजिंग WDV। 2735, 1,70,000, 4,20,000, ये आ गया 45, ये आ गया 1,18,000 और ये आ गया 1,00,000। आ गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन, है ना? तो बताओ इसका तो रेट क्या है? 10% वाला है ना, तो ये आ गया 2,73,500। इस पर बताओ ये कौन सा है? ये 5% वाला है, तो 170 पर 5% इज 8,500। 4,20,000, अब 4,20,000 है, इस पर डिप्रेशन रेट है 15%, 63,000। इस पे बताओ 45,000 पे 30%, 13,500। और 1,18,000 पे 10%, 11,800। और 1 लाख पर इंटेंजिबल एसेट पर कितना लगता है? 25%, 25,000। ये आ गया मेरा आंसर। समझ में आ गया? तो डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो राइट डाउन दोस्तों, एक जगह पे लिखेंगे रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। मोटे मोटे तौर पर एक तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि गुडविल, पेटेंट, है ना, ट्रेडमार्क, ये सब, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन। अच्छा, गुडविल पे तो लगता ही नहीं है, गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। गुडविल इज नॉट अलाउड फॉर डेप्रिसिएशन। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब पे लगता है। ठीक है। अब इनकी अगर हम बात करें तो इंटेंजिबल एसेट्स डेप कितना अलाउड है? एट द रेट ऑफ 25%, 25%। अगर मैं टेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो इसके अंदर मुझे सेग्रीगेशन करनी होगी। जैसे कि बिल्डिंग, अगर मैं बात करूं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के अंदर सेग्रीगेशन करनी होगी। बिल्डिंग दो तरह की होती है, एक रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल। अगर आप रेजिडेंशियल की बात कर रहे हो तो डेप्थ का रेट है 5, कमर्शियल की बात कर रहे हो तो डेप्थ का रेट है 10। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो जनरली फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का डेप्रिसिएशन रेट 10 ही होता है। अगर आप बात कर रहे हो बुक्स की इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन जो हर साल छपती हैं, उसको भी मिला लो, उस पे डेप्थ का रेट है 40%। बुक्स पे रेट है 40%। बुक्स के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे
कई तरह की मशीनें कवर्ड है। जैसे कि अगर आप बात करोगे मोटे मोटे तौर पर कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग पेरिफेरल्स एंड सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर खरीदा जाए तो इस पर डेप्थ का रेट कितना है? 40%। मोटर कार 15%। मोटे मोटे तौर पर जो आपको याद रखना है, मोटर व्हीकल का जनरली आता है, कंप्यूटर्स का आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्लांट एंड मशीनरी पता होनी चाहिए वो है पॉल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट। इस पर कितना है? पॉल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट पे कितना है? मैक्सिमम डिप्रेशन का रेट विच इज 40%। और इसके अलावा आपको क्या याद होने चाहिए? एनी अदर प्लांट एंड मशीनरी, इसके अलावा कुछ दिया हो तो 15 मान लो। मतलब जनरली दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं मैंने वो सिर्फ ऐड कर दिए। कहने को तो डिप्रेशन रेट बहुत है, बट आपको जनरली जो याद होने चाहिए वो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, प्लांट एंड मशीनरी लिखिए, सिर्फ मशीनरी लिखिए, तो क्या मानोगे? 15। साइलेंट केस में क्या मानोगे? यही मानोगे मशीन में। इज दैट क्लियर? पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट तो 40, मोटर कार का तो वैसे ही 15 मैंने बता दिया, कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग पेरिफेरल्स एंड सॉफ्टवेयर 40%। रेट ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब मैंने आपको बताया था हाफ रेट के बारे में। हाफ रेट डिप्रिसिएशन की क्या कंडीशन है दोस्तों? बताओ, हाफ रेट डिप्रिसिएशन की क्या कंडीशन है? हाफ रेट डिप्रिसिएशन में अगर ये तीनों कंडीशंस जो मैं बात करूंगा, 3 कंडीशंस, अगर वो तीनों कंडीशंस पूरी हो गई तो डिप्रिसिएशन जो है ना फुल का हाफ हो जाएगा, मतलब फुल रेट जो होता है ना उसका हाफ हो जाएगा। ओके, क्या है वो 3 कंडीशंस? पहली, एसेट मस्ट बी परचेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर खरीदा होना चाहिए, डन। एसेट मस्ट बी पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल ठीक बात है, एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पुट टू यूज होना चाहिए। नंबर 3, एसेट मस्ट बी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। एसेट का यूजेज 180 डेज से कम होना चाहिए, तभी हाफ रेट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो हाफ रेट डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 3 शर्तें हैं, बताओ कौन कौन सी? पहली शर्त, एसेट मस्ट बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। दूसरी शर्त, एसेट मस्ट बी पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। और तीसरी शर्त, एसेट मस्ट बी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो हाफ रेट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ओके, डन। क्या ये बात समझ में आई? आओ इसके ऊपर भी एक छोटी सी प्रैक्टिस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 शायद एडिशनल डेप का है। रुक जाओ, एडिशनल डेप नहीं, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। आपके पास 4 मशीनें हैं जिनकी वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितनी दी हुई है? 5 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर 4 और खरीदी है, पी क्यू आर एस। ध्यान से देखो, तो पी को अपने पुट टू यूज कब किया? 14 अप्रैल को, फुल रेट लगेगा। 15 मई को फुल रेट लगेगा। 31 जनवरी वाला जो है वो हाफ रेट होगा, है कि नहीं? इसमें फुल, इसमें फुल, इसमें हाफ और इसमें भी हाफ। यस और नो? पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। ऐसे केस में 4 मशीनें। अब 4 मशीनें जो थी ऑफ द ब्लॉक अदर देन दोज व्हिच वर रिक्वायर्ड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, कह रहे लेस देन 180 डेज वालों को छोड़ के बाकी सारी बेच दी, मतलब फुल रेट वाली बेच दी। कितने में बेच दी? 4 लाख में बेच दी। ओके, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर।
24, 25 डेप्रिसिएशन निकालना है तो निकालते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4। क्वेश्चन नंबर है 4 और इसको हम लोग कर लेते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे रेड कलर से, उसी से कंटिन्यू करते हैं। पिंक कलर से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एक ही ब्लॉक है दोस्तों, एक ही ब्लॉक है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक कितना दिया हुआ है? 5 लाख। तो यहां लिख लेते हैं 5 लाख। इसके अंदर न्यू एसेट जो परचेज किया वो ऐड कर देंगे। न्यू एसेट परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो ऐड कर देंगे। और इसके अंदर वो एसेट है मशीनरी P, Q, R और S, 180 डेज और मोर, इस पे लगेगा फुल रेट, और लेस देन 180 डेज वाले उस पे लगेगा हाफ रेट। जो 180 डेज और मोर वाले हैं यानी मशीनरी P और Q, इसकी वैल्यू लिख दो। P की वैल्यू कितनी है? 50,000 और Q की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। और R की वैल्यू यहां पर R आ जाएगा और S आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी है? 2 लाख, लेस देन 180 डेज वाला ये। और S की वैल्यू 1,50,000। दैट्स इट। तो ये आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ ब्लॉक। वैल्यू ऑफ ब्लॉक, अब वैल्यू ऑफ ब्लॉक आ गया मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए। इसमें से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो एसेट बेचा जाए उसका सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। और सेलिंग प्राइस आपको दिया है, कौन से एसेट बेचे हैं? 4 मशीन ऑफ दिस ब्लॉक पर सोल्ड फॉर 4 लाख, है ना? 4 मशीनें बेच दी हैं। तो आपको जो भी एसेट बेचे हैं उसका सेलिंग प्राइस, अलग अलग एसेट तो दिए नहीं हुए, पूरा का पूरा माइनस कर दो, 4 लाख। ओके, कितना बचा? 6। इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग WDV। अब सवाल यह है कि इस पर डेप कैसे लगाया जाए। देखो, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फुल रेट वाली जो मशीनें हैं ना वो पड़ी हुई हैं, हाफ रेट वाली जो मशीनें हैं, सॉरी, हाफ रेट वाली जो मशीनें वो पड़ी हुई हैं, फुल वाली बिक गई हैं। तो क्या मैं ये कह दूं कि जो ये वैल्यू है हाफ रेट वाली 3.5, इस 6 में से 3.5 लाख रुपए पर हाफ रेट लगेगा? बोलो यस और नो। हाफ रेट मतलब अगर फुल रेट 15 है तो हाफ कितना हो गया? 7.5%। तो वैल्यू कितनी आ गई? 26,250। और बाकी के 2.5 लाख रुपए पे 15%, मतलब हम मान के चलेंगे कि बाकी का फुल रेट है 37,500। डन। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 26,250, 37,500, 63,750। ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। डन। बस। अच्छा, इसी क्वेश्चन में इसके बी पार्ट में लिखा है व्हाट विल बी द आंसर इफ 4 मशीन्स वर सोल्ड फॉर 7 लाख इंस्टेड ऑफ 4 लाख। अगर 4 लाख की जगह 7 लाख की बेची होती तो क्या होता? अगर 4 लाख की जगह 7 लाख की बेची होती तो क्या होता? बी पार्ट। वैल्यू ऑफ ब्लॉक से स्टार्ट करो। वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितना है? 10 लाख। अगर इसमें से 7 लाख का बेचा होता तो माइनस करते सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड,
कितना 7 लाख, ये बेचने के बाद वैल्यू कितनी आई 3 लाख, इसको बोलेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब बताओ, जब ये बात क्लियर है कि फुल रेट वाली मशीन तो बिकी है, हाफ रेट वाली नहीं बिकी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 3 लाख के 3 लाख हाफ रेट वाली मशीन है? जी हां, इस बार मैं 3 लाख पर हाफ रेट लगा दूंगा, यानी 7.5%। आंसर क्या आएगा? 22,500। डन डन। बस आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे और टॉपिक बताओ सर। बेटा ये तो हो गया हाफ रेट, अब इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? राइट डाउन हेडिंग, स्लम सेल। दोस्तों स्लम सेल का मतलब होता है कि अगर कोई एसेट को, या मैं कहूं एक एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स को, या मैं कहूं एक डिवीजन को लमसम कंसिडरेशन के लिए बेच दिया जाए, तो ऐसे केस में हम उस डिवीजन के स्लम सेल बोलते हैं। डिवीजन स्लम सेल कर दिया, मतलब मेरे पास 4 फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री मैंने लमसम कंसिडरेशन के लिए सेल आउट कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्लम सेल। अब उस वजह से होगा क्या, जो मेरे पास ब्लॉक बचा हुआ है उसमें से भी कुछ एसेट चले गए, क्योंकि वो फैक्ट्री वाले एसेट भी थे। अब जब मैंने कहा मेरे 4 मेरे फैक्ट्री हैं, मैं कंपनी के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, तो चारों फैक्ट्रियों के मर्ज करके डालता हूँ, उसमें से एक फैक्ट्री तो मैंने बेच ही दी। तो जब एक फैक्ट्री बिक गई तो उसका सारा का सारा एसेट्स हैं जो उस ब्लॉक से कनेक्टेड थे वो भी चले गए। अब ऐसे केस में डेप में कैसे निकालूंगा? रिमेनिंग एसेट्स पर। क्या मैं इसका सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा? नहीं, क्योंकि जो स्लम सेल लगाई होगी, जो सेल वैल्यू लगाई होती है, वो पूरी की पूरी फैक्ट्री की लगाई होती है, और फैक्ट्री में तो एसेट्स भी हैं और फैक्ट्री में तो लाइबिलिटीज भी हैं। तो जो ये सेल वैल्यू लगाई जाती है ना, सेल वैल्यू इसकी, वो फैक्ट्री की सेल वैल्यू है। और हमें इसी एसेट में से एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक बिक गया है और वो पूरी कंपनी पर है। वो देखो मेरे पास फैक्ट्री बी भी है, फैक्ट्री सी भी है, फैक्ट्री डी भी है, मेरे पास चार फैक्ट्री थी, ए बेच दी। अब बताओ बी और सी और डी में जो मेरे पास सेम एसेट्स पड़े होंगे, ये वाले यहां पर भी पड़े होंगे, यहां पर भी पड़े होंगे, ये जो एसेट्स पड़े हुए हैं, इन एसेट्स का टोटल पूरी कंपनी का एसेट है टोटल, और उसमें से फैक्ट्री ए में जो एसेट्स हैं वो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग पूरी पूरी लमसम कंसिडरेशन के डिवीजन बेच दिया। ऐसे केस में बी और सी और डी के जो एसेट्स हैं वो पड़े हुए हैं। दोस्तों हमें इस केस में क्या करना होगा? हमें इस केस में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालनी है ऑफ ब्लॉक। बात समझ में आई कि नहीं? मेरे पास फैक्ट्री में ए बी सी डी 4 फैक्ट्री है मेरे पास, चारों में मेरे पास वन ऑफ द ब्लॉक है जो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी, सबके अंदर वो चारों जो एसेट्स हैं वो इसमें चारों में है। जब हम लोग इस फैक्ट्री को बेच देंगे तो ये एसेट्स जो ब्लॉक है ये वाला, ये निकल गया टोटल में से। जब टोटल में से वो निकल जाएगा तो हम लोग उसका सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि हमें बचे हुए एसेट्स का डेप्थ लगाना है, इसलिए हम क्या करते हैं इस केस में, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ ब्लॉक माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड। जो एसेट इंडिविजुअली बिका होगा ना, ये वो वाले एसेट नहीं है स्लम सेल वाले, नहीं, ये सेलिंग प्राइस है जो इंडिविजुअली बिका होगा ड्यूरिंग द ईयर, अगर है तो माइनस कर देंगे, और ये आ जाएगी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। इसके बाद माइनस कर देंगे डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड अंडर स्लम सेल। जो स्लम सेल के दौरान एसेट्स गए हैं ना, उनका डेप्रीशिएटेड वैल्यू मतलब डब्ल्यूडीवी, वो हटा, आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने का जो वैल्यू आएगी ना वो हटा दो इसमें से,
बताओ, अभी ये जो ब्लॉक आ रहा था, इन ब्लॉक में क्या चारों के एसेट्स थे? जी हाँ, इन चारों के एसेट्स थे इसके अंदर। और जब फैक्ट्री ए वाला डिप्रिशिएटेड वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, एज्यूम कर लेते हैं डिप्रिशिएटेड में 5 लाख रुपए ये वाली वैल्यू थी, तो मैं उसका ब्लॉक का 5 लाख रुपए में से, मतलब अगर ये 20 लाख है तो उसमें से 5 लाख वाली वैल्यू उठा दूंगा, मेरे पास रिमेनिंग एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, और रिमेनिंग एसेट्स की वैल्यू पर मैं लगा दूंगा क्या? डिप्रिसिएशन। तो ये है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आफ्टर स्लम सेल। इज दैट क्लियर एवरीवन? बेटा नमन, एसएलएम कहां? मैं एसएलएम होता ही नहीं, कैसी बातें करते हो? एसएलएम कुछ नहीं होता यहां पर, ठीक है? यहां पे एसएलएम का मेथड सिर्फ पावर जनरेटिंग कंपनीज को दिया जाता है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, है ना? बताओ, ये समझ में आ गया सबको स्लम सेल का कॉन्सेप्ट? और इसके बाद हम क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। इस पे हम डेप लगा देंगे। डन। हाँ, हमें एग्जाम्स में ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा, ठीक है? आगे आ जाओ। डेप्रिसिएशन in the case of power generating oblique distributing कंपनीज। पावर जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज में क्या होता है? इनके पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन टू टेक एसएलएम मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। ये लोग डेप्रिसिएशन में एसएलएम मेथड यूज कर सकते हैं। अगर ये एसएलएम मेथड, इफ एसएलएम मेथड ऑप्टेड, देखो एसएलएम मेथड में हर बिजनेस को फायदा होता है क्योंकि डेप्थ ज्यादा मिलता है। इफ एसएलएम मेथड इज ऑप्टेड, अगर एसएलएम मेथड लिया, देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एसेट्स सोल्ड आर। अब बताओ, अगर एसएलएम मेथड यूज हो रहा है, और अब बताओ सर जब एसेट बेचेंगे तो क्या करेंगे? ना देखो, जब हम एसएलएम मेथड लगा देंगे ना, तो ये वाला मेथड तो लगेगा नहीं। पहली बात, ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है ये सब चीजें नहीं होंगी। तो एसएलएम मेथड लगेगा तो वैसे ही जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप लगा देते हैं, और जो वैल्यू बचती है अब उसके बेसिस पर हम लोग कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से, तो नॉर्मल तरीके से चलेगा। इसलिए यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग लिखे हुए हैं। कहता है अगर एसेट ऐसे बेचते हैं तो क्या होगा? इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन बुक वैल्यू अप टू द एक्सटेंट ऑफ actual cost, then such difference is called as बैलेंसिंग चार्ज। ऐसे डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? बैलेंसिंग चार्ज। और बैलेंसिंग चार्ज इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। मैंने बोला अगर मेरा एसेट का सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यानी एग्जांपल के तौर पे मेरा एसेट है, एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख, इसकी आज बुक वैल्यू है 7 लाख, मैंने इसको बेच दिया 12 लाख में। अब मैंने बोला अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, कह रहा है 7 लाख और 12 लाख का वैसे तो गैप 5 लाख का है, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट यानी 3 लाख जो है ना, वो बैलेंसिंग चार्ज होगा, और ये पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि यही 3 लाख वो डेप्रिसिएशन है जो आपने पीएनएल में डेबिट किया था, प्रॉफिट क्या किया था कम, आज पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। जो 10 से ऊपर है यानी 2 लाख, वो बन जाएगा दोस्तों कैपिटल गेन। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर सेलिंग प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, देन द डिफरेंस इज कैपिटल गेन।
अगर सेलिंग प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है तो डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे मैं आपको ये एग्जांपल से बता रहा था कि 10 की कॉस्ट है, बुक वैल्यू 7 रह गई, 5 लाख का डिफरेंस है ना, 5 लाख रुपए। अच्छा, 7 की चीज मैंने 12 लाख में बेची तो 5 का डिफरेंस है ना, तो 5 का डिफरेंस में से 3 लाख रुपए जो है, ये वाला डिफरेंस, वो पीजीबीपी बनेगा, क्योंकि इतना ही हमने डेप्ट क्लेम कर रखा होगा। और जो 10 से ऊपर आया वो हमारा कैपिटल गेन बन जाएगा। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू, अगर सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से भी कम है, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इट इज allowed as deduction under the head PGBP। तो आप पीजीबीपी में इसकी क्या ले लेते हो? डिडक्शन। तो अगर सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो, यानी एग्जांपल के तौर पे एक्चुअल कॉस्ट है 10 लाख, बुक वैल्यू है 7 लाख, मैंने एसेट बेच दिया 6 लाख में, तो मेरे को 1 लाख का लॉस ही तो हुआ। अकाउंट होता तो 1 लाख का लॉस बोलता ना, मैं यहां पे टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। कितने का? 1 लाख का। हाँ, इसको अकाउंट्स में लॉस बोन सेल बोलते हैं ना, वही है 1 लाख का टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और इसकी मैं क्या क्लेम कर लूंगा? डिडक्शन। क्या ये बात समझ में आई? सो ये है डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ पावर जनरेटिंग कंपनीज। डन। और उसके बाद फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये समझना जरूरी था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन दोस्तों, अगर कोई कंपनी, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बन रही है, या कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, या टू कंपनीज अमेलगमेट हो रही हैं, इसको बोलते हैं अमेलगमेटेड कंपनी। और इन दो कंपनीज को क्या बोलेंगे? अमेलगमेटिंग। ये केस है, ये केस है, ये केस है। नंबर 4 और क्या हो सकता है? दो कंपनीज अमेलगमेट हो रही है, या फिर एक कंपनी स्प्लिट हो रही है दो कंपनीज में, जिसको क्या बोलते हैं? डीमर्जिंग। ये हो गया डीमर्जर। इन कंपनीज को बोलेंगे डीमर्ज्ड कंपनीज। डीमर्ज्ड कंपनीज, डीमर्ज्ड कंपनीज। तो ये एक्स और वाई डीमर्ज्ड कंपनीज है, और इनकी डीमर्जिंग हो गई है, एक्स और वाई अलग अलग हो गए हैं, है ना। ऐसी सारी सिचुएशंस में, ऐसी सारी सिचुएशंस में प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बन गया, फर्म कंपनी बन गया, दो कंपनीज अमालगमेट हो गई, एक कंपनी डीमर्ज हो गई अलग अलग कंपनीज में, या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, आपने अपना बिजनेस क्या कर दिया? बेच दिया। अदरवाइज बाय डेथ, अदरवाइज बाय डेथ। कह रहा अगर ये कारण है, अगर ये कारण है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। इज दैट क्लियर? जहां पे मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि मान लो आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, आपके पास ढेर सारे एसेट्स हैं, वो एसेट्स हैं 10 लाख रुपए के, और 1 अप्रैल को और 1 अगस्त को आपने कन्वर्जन करा लिया है कि प्रोप्राइटरशिप किसमें कन्वर्ट हो जाए? कंपनी में। ठीक है जी। तो मतलब 1 अगस्त के बाद यही एसेट्स कहां चले गए? कंपनी के नाम से चले गए। तो क्या पूरे साल का डेप्रिसिएशन दे देंगे क्या? किसको? प्रोप्राइटरशिप को? नहीं। तो क्या होगा? इस डेट से लेकर इस डेट तक का डेप्थ किसको मिलेगा? प्रोप्राइटरशिप को। और इस डेट से लेकर इस डेट तक का डेप्थ किसको मिलेगा? कंपनी को।
बोलो हाँ या ना। भाई वही कॉमन एसेट्स हैं जो प्रोप्राइटरशिप के पास भी थे, 1 अगस्त के बाद कंपनी के पास भी हैं। ऐसे केस में डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा, बांटना होगा। हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, डेप्थ इज कंप्यूटेड फॉर होल प्रीवियस ईयर। पहले पूरे प्रीवियस ईयर के लिए डेप्थ निकाल लो, और फिर स्टेप नंबर 2, डेप्थ इज टू बी proportionately divided into old entity and new entity in accordance of number of days, in accordance of number of days। तो नंबर ऑफ डेज के प्रोपोर्शन में, नंबर ऑफ डेज हेल्ड, नंबर ऑफ डेज के प्रोपोर्शन में हम इनको डेप को क्या कर देंगे, बांट देंगे। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा इसी में बताओ, अगर 1 अगस्त के बाद 1 सितंबर को कोई कंपनी ने एसेट खरीदा है, कंपनी ने खरीदा है, तो क्या इसका डेप प्रोप्राइटरशिप को मिलेगा? नहीं, इसका डेप सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? अगर कंपनी में बदलने के बाद आपकी कंपनी ने 1 सितंबर को एक न्यू एसेट खरीदा है, तो ऐसे केस में ये डेप्रिसिएशन सिर्फ किसको मिलेगा, कंपनी को। ये डेप्रिसिएशन का डिवाइड होने का तो मतलब ही नहीं बनता। क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक और बात सुनो, मान लो 1 जून को एक और एसेट खरीदा, इससे पहले भी एक एसेट खरीदा था। ऐसे केस में डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शनेट साल के 365 दिन में होगा या फिर 1 जून से होगा? 1 जून से होगा दोस्तों, समझो। ऐसे केस में आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 1 जून से लेके 1 अगस्त जितना भी पीरियड यूज किया वो, और कंपनी के लिए 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम उसको उस अकॉर्डिंगली बांटेंगे। मेरी बात समझ में आई? और जो एसेट्स इस डेट से लेकर इस डेट तक मौजूद हैं पूरे, उनको हम लोग 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के प्रोपोर्शन में बांटेंगे। और जो एसेट 1 जून को खरीदा है उसका डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शनेट 1 जून से लेकर 1 अगस्त का अलग डेज बनेंगे, और 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च का अलग बनेगा, तो उस बेसिस पर बांट देंगे। और जो 1 सितंबर को खरीदा है अगस्त के बाद, मतलब जब कंपनी कन्वर्ट होने के बाद, कंपनी में आने के बाद, तो ऐसे केस में वो कंपनी को ही मिलेगा, प्रोप्राइटरशिप को तो मिलेगा नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आओ इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, साई लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 9, हैज अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैरिंग 15% रेट ऑफ डेट whose WDV on 1/4/23 was 40 lakh. It purchased another asset of the same block on 1st of 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से समझें तो 1/4/31 बीच में 1/11 को एक नया एसेट खरीदा गया है। ओके डन। अच्छा इससे पहले इसके बाद 1 जनवरी को कंपनी अमेलगमेट हो गई है। 1 जनवरी को यहां पर अमेलगमेशन हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहले इस कंपनी का नाम था साइन लिमिटेड, साइन लिमिटेड, और यहां से क्या बन गई है कंपनी, शिरडी लिमिटेड। ठीक है, अब मुझे बताओ सारे बच्चे, आपने एसेट जो 1 अप्रैल को मौजूद है वो एसेट कितने के हैं, 40 लाख के। क्या वो एसेट 31 मार्च तक कंपनी शिरडी के पास होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। अच्छा नई कंपनी ने जो एसेट खरीदे हैं वो भी होंगे। नई कंपनी ने एसेट कब खरीदे? नई कंपनी ने नहीं खरीदे, नई कंपनी से पहले 1/11 को खरीदे, मतलब अभी तो शिरडी बना नहीं है, वो शिरडी से पहले आपने एक एसेट खरीदा है। तो इस केस में
आपने कितने का एसेट खरीदा है? 1440। तो इसका जो डेप्थ मिलेगा वो इस डेट से लेकर इस डेट और फिर इस डेट से लेकर इस डेट तक के लिए हमें बांटना है। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या करना है, साई और शिरडी में हमने बांटना है डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो ओपनिंग WDV लिख लो ऑफ ब्लॉक, जो कि है 40 लाख। क्या कोई न्यू एसेट परचेज किया है? जी हाँ, न्यू एसेट परचेज किया है 1/11 को। 1/11 मतलब 11, 12, 1, 2, 3 लेस देन 180 डेज। तो क्या हाफ रेट लगेगा? जी हाँ, हाफ रेट लगेगा। कितने की वैल्यू है? 14,40,000। वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितना हो गया? 5440। माइनस, क्या कोई एसेट बेच दिया गया ड्यूरिंग द ईयर? नहीं। सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड कुछ है नहीं, तो यही आ जाएगी मेरी वैल्यू ऑफ ब्लॉक 5440 क्लोजिंग WDV। अब मैं जब डेप्थ निकालूंगा ना, तो मुझे किस पर कितना निकालना है? इसमें से फुल रेट डेप्थ लगेगा किस पर? 40 लाख पर। तो 40 लाख पर कितना डेप्थ का रेट लगेगा? 15%, यानी 6 लाख। और हाफ रेट डेप्थ लगा दो 14,40,000 पर, कितना? 7.5%। ये हो गया 1,08,000। टोटल डेप्थ देखें तो 7,08,000 है, बट अलग अलग लिखना ही सही है, अलग अलग लिखना ही सही है। अब क्या करेंगे? अब हमें प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, साई लिमिटेड, शिरडी लिमिटेड। बताओ, अगर मैं बात करूं एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 23, जो मेरे पास एसेट 1 अप्रैल 2023 को है, वो है 40 लाख के। उस पर डेप्थ कितना है? 6 लाख का। तो वो 6 लाख का किस बेसिस में बांटेंगे हम? ध्यान से देखो, 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक, इनफैक्ट 31 दिसंबर तक, और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च। तो इसका होल्डिंग पीरियड, इस वाले एसेट का होल्डिंग पीरियड यहां से लेकर यहां तक है। अब मुझे बताओ, 1 अप्रैल मतलब अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो ये बन गए 275 डेज। और जनवरी में 31, फेब में, अब ये लीप ईयर तो नहीं है ना कहीं, लीप ईयर ही है, तो ये आएगा 31, 29, मार्च आ गया 31, 91 डेज। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया था फुल रेट पे 6 लाख। अब इस 6 लाख रुपए के डेप्रिसिएशन को 275 डिवाइडेड बाय 366 से, और 6 लाख रुपए को 91 डिवाइडेड बाय 366 हम प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। तो बताओ कितना आया? ये आ गया 4,50,820, और ये आ गया 1,49,180। डन। ये हमने डिप निकाल दिया, प्रोपोर्शनेटली बांट दिया। अब जो एसेट एज ऑन 1/11/23 था, उसका होल्डिंग पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? 1/11 से लेकर 31 दिसंबर, और फिर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च। इस हिसाब से देखा जाए तो नवंबर में 30, दिसंबर में 31, तो 61 डेज और 91 डेज। इस हिसाब से बांट देंगे। डेप्रिसिएशन कितना आया था? डेप्रिसिएशन आया था ये 1,08,000। तो 1,08,000 का डेप्रिसिएशन इस रेशियो में बांट देंगे। सो 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 61 डिवाइडेड बाय 152,
और 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 152, ये कितना आया, इंटू 61 डिवाइडेड बाय 152, ये आया 43,342, और ये आया इंटू 91 डिवाइडेड बाय 152 विच इज 64,658 राउंडिंग ऑफ। अब अगर मैं टोटल डेप्थ निकाल लूं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, टोटल कर दो तो ये आ रहा है 4,50,820 प्लस 4,3342, ये आ गया 4,94,162 149,180 प्लस 64,658, ये आ गया 2,13,838। दैट्स इट, ये डेप्रिसिएशन अलाउ होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? डन एवरीवन। टोटल डेप्थ इन डेज, टोटल डेप्थ इन डेज, डेज में ही तो कर रहे हैं ना बेटा, मैं समझा नहीं। टोटल डेप्थ को डेज में कैसे बांट देगा तू? डेज नहीं है ना, डेज अलग अलग है। यहाँ पे 91 61 और 91 बन रहा है इस वाले केस में, और इस वाले केस में 275 और 91, रेशियो अलग अलग बनेगी ना, तो सेम नहीं आ सकता, इसलिए एक साथ करके नहीं हो सकता, अलग अलग ही करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता ना कि ड्यूरिंग द ईयर एसेट नहीं खरीदे, एसेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खरीदे, तो आसान होता, तो सारा डेप्थ को मैं एक साथ कर देता। मेरी बात समझ में आई? आओ दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। नाउ अगला जो टॉपिक है वो है, ये तो हो गया प्रपोर्शनेट। अच्छा, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स जब बेचे जाते हैं तो उसमें कैपिटल गेन की ट्रीटमेंट क्या होती है? ठीक है, आओ समझते हैं। अगर मैं डेप्रिशिएबल एसेट्स यानी यही डब्ल्यूडीवी वाले ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाले, अगर वो ब्लॉक वाले एसेट्स को मैं बेचता हूं तो क्या कैपिटल गेन का सिनारियो बन सकता है? जी हां, इसमें दो केस हो सकते हैं। इफ होल ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, या इफ पार्ट ऑफ ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। अगर होल ब्लॉक बेच दिया, होल ब्लॉक सीरीज मतलब सारा ब्लॉक बेच दिया, और पार्ट ऑफ ब्लॉक मतलब कुछ बेचे एसेट्स कुछ नहीं बेचे। अगर सारा ही ब्लॉक बेच दिया तो इसमें दो केस होंगे। क्या? सोचो ध्यान से। मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल में 5 एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू कुल मिला के 10 लाख है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 एसेट्स हैं, कुल मिला के 10 लाख है। न्यू एसेट मान लो मैंने खरीद लिया एक, टोटल कितने हो गए? 2 लाख का, और ये वैल्यू ब्लॉक हो गया 6 एसेट्स का 12 लाख रुपए। मैंने 6 के 6 बेच दिए, 6 के 6 बेच दिए, मान लो 15 लाख में। इसको बोलते हैं होल ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट। तो ऐसे केस में क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगी। जब एसेट्स ही नहीं है तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कहां से आएगी? तो यहां पर हम इसको बोलेंगे डिफरेंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर दूसरा केस देखें तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मान लेते हैं 5 एसेट्स की 10 लाख रुपए। न्यू एसेट मान लो मैंने खरीदा है एक जिसकी वैल्यू 2 लाख है।
वैल्यू ऑफ ब्लॉक 6 एसेट्स की 12 लाख हो गई। मान लेते हैं मैंने सारे 6 के 6 बेच दिए, और जो मैंने 6 बेचे हैं ना वो मैंने बेचे 11 लाख में। अब बताओ 12 लाख के 6 एसेट 11 लाख में बेचे, इसको मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब इसको आप क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नहीं बोलोगे, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तब होता है जब एसेट बचा हो, एसेट ही नहीं बचा हुआ। तो या तो केस है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इफ पार्ट ऑफ ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर पार्ट बेचा है तो ऐसे केस में क्या होगा, आओ जरा देखते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मान लेते हैं वही 5 एसेट्स है 10 लाख के, न्यू एसेट खरीदा है 2 लाख का, वैल्यू ब्लॉक हो गया 6 एसेट्स 12 लाख के। मैंने 6 में से मान लेते हैं 4 बेच दिए, और जो 4 बेचे हैं ना वो 15 में बेच दिए। बच्चों मुझे बताओ क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बचेगी? जी हां क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बचेगी। कितने एसेट्स की? 2 एसेट्स की। कितनी? 0। भाई वहां पे 12 लाख था, सेलिंग प्राइस 15 लाख, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या बचेगी? 0। अब जो डिफरेंस है, जो 12 और 15 का डिफरेंस है, वो क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख। क्या ये बात समझ में? बट अगर मैं दूसरा केस की बात करूं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 है, ठीक है, 5 एसेट्स की जो कि है 10 लाख, इसके अंदर मैं नया एसेट ऐड कर दूं 2 लाख का, तो टोटल कितने हो गए? 6 एसेट्स हो गए 12 लाख के। इसमें से अगर मैं ये कहता हूं मैंने 4 बेच दिए, और जो मैंने 4 बेचे हैं ना वो मैंने 11 में बेच दिए, अब मुझे बताओ क्या मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बची है? जी हां। कितने? 1 लाख रुपए। क्या कोई गेन हुआ? नो गेन। क्या कोई लॉस हुआ? नो लॉस। बट यही सिचुएशन यहां पर जब हमने देखा था तो लॉस बना था। इसका रीजन ये था कि कोई एसेट बचा ही नहीं था, यहां पर कुछ एसेट बच गया है, इसलिए ये माना जाएगा कि वो जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है वो बचे हुए एसेट्स की वैल्यू है, बचे हुए एसेट्स की वैल्यू है। हमेशा याद रखना ये गेन और लॉस हमेशा शॉर्ट टर्म ही आएगा, यहां पर हमेशा शॉर्ट टर्म ही आएगा। इन केस ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट्स, gain oblique loss is always short term, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं वैल्यू ब्लॉक के साथ, इसलिए। क्या ये बात समझ में आ गई? रिमेनिंग जो 2 एसेट होंगे उस पर कभी डेप मिलेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, रिमेनिंग 2 एसेट्स पर डेप नहीं मिलेगा। इस वाले केस में अगर आप कह रहे हो तो नहीं मिलेगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 0 हो गई, है ना। बट अगर तुम इस वाले केस में कह रहे हो तो रिमेनिंग 2 एसेट्स की वैल्यू 1 लाख होगी, उस पर डेप मिलेगा। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है एडिशनल डेप्रिसिएशन। और ये बात याद रहे, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर न्यू रिजीम। अगर आप न्यू रिजीम में हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सिर्फ ओल्ड रिजीम वालों को ही मिलेगा। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। इसकी भी कुछ शर्तें हैं। आपको बोला जा रहा है एडिशनल डेप अलाउ होगा कितना? डेप का रेट कितना है? रेट है 20%। और इसी केस में और रेट 10% हो सकता है इफ एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। ठीक है, एसेट अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो 10। रिमेनिंग 10% विल बी अवेलेबल नेक्स्ट ईयर। भाई आपका आधा रेट डेप्रेशन तो मिल गया इस साल, आधा डेप्रेशन भेज जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, रिमेनिंग 10% विल बी अवेलेबल नेक्स्ट ईयर, आपको नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। ये बात समझ में आई?
अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या? नंबर 1, एसेट मस्ट बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो मतलब नया एसेट होना चाहिए जो हमने अभी खरीदा है। नंबर 2, एसेट मस्ट बी पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। पुट टू यूज होना जरूरी है, तभी एडिशनल डेप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नंबर 3, एसेट मस्ट बी प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट, क्या नहीं होनी चाहिए? एसेट प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, बट क्या नहीं होनी चाहिए? सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड नहीं है। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड नहीं है, उस पर आपको डेप्थ नहीं मिलेगा। नंबर दो, ऑफिस इक्विपमेंट अगर आपने खरीदा है तो उस पर भी नहीं मिलेगा। नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड करी है इन ऑफिस, रेजिडेंस और गेस्ट हाउस, उस पर भी नहीं मिलेगा। नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच 100% डेप्थ इज क्लेम्ड। अगर किसी मशीनरी पर 100% डेप्थ क्लेम कर लिया, जैसे कि सेक्शन नंबर 35 एडी या सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च, इसमें आपको 100% डेप्थ मिल जाता है ना, तो आपने वहां पे 100% ले लिया, तो ऐसे केस में भी आपको एडिशनल डेप्थ की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगी, ऑफिस इक्विपमेंट पे नहीं मिलेगी, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन ऑफिस, रेजिडेंस और गेस्ट हाउस, इन पर अगर आपने यहां पर इंस्टॉल किया तो नहीं मिलेगी। 100% डेप्थ ले चुके हो तो उस एसेट का भी आपको एडिशनल डेप्थ नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है, तभी आपको मिलेगा। फिर इसके बाद मैंने बोला कि अगर एडिशनल डेप्थ का रेट बोलोगे तो 20 है, बट 10% लगेगा। ये एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। रिमेनिंग 10 कब मिल जाएगा? नेक्स्ट ईयर में। क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, क्या ऑफिस इक्विपमेंट में कंप्यूटर्स का मिल जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट में क्या कंप्यूटर का मिल जाएगा? मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक केस था हीरो होंडा का, और गवर्नमेंट ने कहा कि कंप्यूटर्स का मिल जाएगा यहां पर, ठीक है, हाईकोर्ट ने बोला। इसका रीजन है कि अगर वो कंप्यूटर्स ये आप साबित कर देते हो कि वो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ऐसे केस में हम आपको एडिशनल डेप्थ दे देंगे। तो उसने प्रूव कर दिया था कि ये जो कंप्यूटर है इसको हम लोग वहां पर यूज कर रहे हैं, कहां पर? मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, फॉर सुपरविजन, सुपरविजन सर्विस के लिए, तो इसलिए हमें एडिशनल डेप्थ दे दो। तो गवर्नमेंट ने एडिशनल डेप्थ इसमें दे दिया। इज दैट क्लियर? सर ये किसी एसेट पे भी मिल सकता है? नहीं बेटा, एसेट प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। एसेट क्या होना चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी। ओके, क्वेश्चन देखें एक। तो क्वेश्चन नंबर निकाल लो, क्वेश्चन नंबर करते हैं एडिशनल डेप्थ का। क्वेश्चन नंबर 13, an industrial undertaking which commences the manufacturing activity with effect from 1922 has acquired the following assets। so ये कुछ assets हैं जो ड्यूरिंग द ईयर खरीदे गए हैं। ओके, आपने एसेट खरीदे हैं, पुट टू यूज की डेट दी हुई है, कॉस्ट दिया हुआ है, आपको पता है ना। यहां पर आपको कौन से एडिशनल डेप्थ जो है किस पे मिलता है? याद करो, एडिशनल डेप्थ मिलता है सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर की परचेज पर। याद है कंडीशन? एसेट मस्ट बी परचेज्ड, एसेट मस्ट बी पुट टू यूज, एसेट मस्ट बी प्लांट एंड मशीनरी। जो खरीदना है वो क्या होना चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी। एक्सेप्ट सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए,
ऐसा कोई मशीनरी नहीं होनी चाहिए जो ऑफिस में या रेजिडेंस में या गेस्ट हाउस में लगाई गई हो। ऐसी मशीनरी नहीं होनी चाहिए जिस पर 100% डिडक्शन आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग प्लीज लिख लो। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आओ। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या, शिप्स एंड वेसल्स भी लिख लो कहीं आप ये सोचो सर फिर शिप्स और वेसल्स वगैरह पे एयरक्राफ्ट पे मिल जाना चाहिए। नहीं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट इन पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाली वाली बेसिकली व्हीकल जो है उन पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है 13। इसके अंदर आपने कुछ एसेट परचेज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। बिल्डिंग खरीदी है, एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट खरीदा है, मशीनरी ए बी सी ये खरीदे हैं, डी ई एफ ये भी खरीदे हैं। अब बताओ, कार एसी ये सारे एसेट्स आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदे हैं, सबके पुट टू यूज, यहां तक के तो पुट टू यूज क्या दिए 1923, है ना? तो ये तो मुझे लगता है 180 डेज से ज्यादा है। बट अगर मैं कहूंगा 31 अक्टूबर वाला, इसका पुट टू यूज हाफ रेट है। डी ई और एफ ये तीनों के तीनों हाफ रेट है। मोटर कार का जो पुट टू यूज है वो भी हाफ रेट है, और एसी का भी पुट टू यूज हाफ रेट है। तो हमें तीन ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। एक तो मोटा मोटे तौर पे बिल्डिंग दिख रही है मुझे, एक एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट दिख रहा है। याद है एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट का डेप्थ का रेट क्या लेंगे? 40%, है ना, बताया था ना। और बाकी मशीनरीज का कोई डेप्थ का रेट दिया नहीं हुआ, क्या मानेंगे? 15%। मोटर कार का तो होता ही 15 है, एसी का कुछ नहीं दिया हुआ, क्या मानेंगे? 15। तो सबका 15 होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले क्या करो, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसके अंदर मेरे पास कितने ब्लॉक बनाने होंगे? मुझे तो दिख रहे हैं तीन ब्लॉक। एक बनाना पड़ेगा ब्लॉक नंबर 1, जो बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट कितना? 15%। एक बनेगा ब्लॉक नंबर 2, जो मैंने बना दिया प्लांट एंड मशीनरी का, जिसका डेप का रेट 40% है। और एक मैंने बना दिया ब्लॉक नंबर 3, जिसमें बना दिया बिल्डिंग, जिसका डेप का रेट है 10%। डन। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले जो भी एसेट परचेज किए गए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, है ना, सो लिखेंगे ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। इन तीनों ही ब्लॉक की ओपनिंग WDV तो निल है, क्योंकि पहले से तो कोई एसेट दिया ही नहीं हुआ। प्लस कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड, जो जो एसेट्स परचेज किए गए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब बताओ कौन कौन से एसेट परचेज किए गए? क्वेश्चन में देखा तो देखा बिल्डिंग खरीदी गई है, तो बिल्डिंग जाएगी हमारी ब्लॉक नंबर, अच्छा इनको अलग अलग कर लेते हैं। एक बना लो 180 डेज और मोर वाले, और एक बना लो लेस देन 180 डेज वाले। जो 180 डेज और मोर है उस पर डेप्रिसिएशन क्या लगेगा? फुल रेट। और लेस देन 180 डेज वाले पर क्या लगेगा? हाफ। अब बताओ 180 डेज में मोर वाले फैक्ट्री बिल्डिंग है, कितने रुपए की वैल्यू है बिल्डिंग की? 50 लाख। तो ये आ जाएगा इधर। इसके बाद है एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट। एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 लाख रुपए। तो ये यहां पे आ जाएगा।
इसके बाद आपको दिया है मशीनरी ए बी सी, ये तीनों का पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा है, तो मशीनरी ए, मशीनरी बी और मशीनरी सी। ए की वैल्यू कितनी है? 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख। 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख। इसके बाद आपके पास दिया है मशीनरी डी ई एफ। अच्छा, मैंने किस में डाल दिया? मैंने 30 वाले में डाल दिया, 40 वाले में। ओहो, मेरे ख्याल से मैंने 40 वाले में डाल दिया, सॉरी। ये 40 वाले में थोड़ी ना जाएगा। ये जाएगा यहां पर, मशीनरी ए बी और सी। कितनी वैल्यू है ए बी सी की? 2, 5 और 10। 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख। इसके बाद डी ई और एफ, डी ई और एफ, 4, 3 और 2। 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ये आ गया एफ तक। मोटर कार भी दिया हुआ है। मोटर कार जो है वो भी हम लोग यहीं पर मान के चल रहे हैं, 15% वाला। मशीनरी में ही आता है ना वो भी, 5। और एसी, इसका भी पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, 1 लाख। लो जी, ये काम तो हमने कर दिया है। अब हमें निकाल लेना है वैल्यू ऑफ ब्लॉक। क्या निकाल लेना है? वैल्यू ऑफ ब्लॉक। इसमें आ जाएगा 17 और 7, 24, 26, 31, 32। यहां आ जाएगा 4 लाख और यहां आ जाएगा 50 लाख। डन। ये हो गया वैल्यू ब्लॉक। माइनस करेंगे इसमें से सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड। अब सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड, कितने एसेट बेच दिए हैं बताओ? कितने एसेट बेच दिए हैं? कुछ भी नहीं बेचे ना ड्यूरिंग द ईयर, नील। ये आ गया मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। वैल्यू है 32 लाख, 4 लाख और 50 लाख। अब इस पर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। पहले तो मैं लगाऊंगा नॉर्मल डेप। नॉर्मल डेप जो है वो किस पे लगना है? नॉर्मल डेप लगेगा, इस पर लगेगा फुल, 17 लाख पर फुल, और इन पर लगेगा हाफ। तो लगा दो। 17 लाख पर 15% कितना है? 17 लाख पर 15%, ये आ रहा है 2,55,000। और जो वैल्यू मशीन डी ई और एफ, ये जो आ रहे हैं, और मोटर कार और एसी, 3, 2, 5, 3, 4, 7, 2, 9, 5, 14 और एक 15, 15 लाख। 15 लाख पर हाफ रेट 7.5%। यार 1,12,500। इसके अलावा इस पर क्या लगाएंगे? हाफ या फुल? 4 लाख पे इस पे हाफ लगाएंगे। 4 लाख का क्या लगेगा? हाफ रेट। 40% डेप का रेट है, हाफ रेट कितना लगेगा? 20, तो 80,000 हो जाएगा। और इस 50 लाख पर तो मेरे को लगता है फुल ही लगेगा शायद। 50 लाख भी हाफ रेट वाला है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। 4 लाख पे तो फुल ही लगना था, तो 40%, ये आ गया 160। 160, 160 और और 50 लाख रुपीज पर 10%, ये आ गया 5 लाख।
अभी तक आया नॉर्मल, अब आएगा एडिशनल। तो एडिशनल डेप्थ निकालना है। एडिशनल डेप्थ में इसको अलग कलर से लिख देता हूं, एडिशनल डेप्थ, यही है ना मेन। तो अब एडिशनल डेप्थ जो लगना है वो किस पे लगना है? एडिशनल डेप्थ लगेगा बच्चों जो ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी परचेज की गई है। तो ये की गई है, ये है, ये है, ये है, ये है। एफ तो सेकंड हैंड है, ध्यान से देखो, एफ सेकंड हैंड है। क्या सेकंड हैंड मशीनरी का एडिशनल डेप्थ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोटर कार का नहीं मिलेगा, एसी का नहीं मिलेगा। तो सिर्फ इन 5 एसेट्स का मिलेगा, जिसमें से 17 लाख के जो एसेट्स हैं इस पर मिलेगा फुल एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो 17 लाख रुपीस पर 20% आ गया 340, और जो बचे हुए 7 लाख रुपीस हैं उसके ऊपर आएगा 10% विच इज 70,000। एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट तो क्या हो गया? क्या ये वो एसेट है जो कि मना किए गए हैं? नहीं, एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट का डेप मिल जाएगा। तो 4 लाख रुपए का एसेट है, 20% एडिशनल डेप मिल जाएगा, कितना? 80,000। और इस पर तो मिलेगा ही नहीं ना, बिल्डिंग है ये तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना टोटल डेप आ रहा है? 2,55,000 प्लस 1,12,500 प्लस 340 प्लस 70,000, ये आ रहा है 7,77,500। इधर बात करें 160 और 80, 2,40,000, और ये आ रहा है 5 लाख। ये आ गया मेरा टोटल डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। नाउ एडिशनल डेप्रिसिएशन डन, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो एडिशनल डेप कैसे निकालते हैं? अब हम बढ़ रहे हैं आगे। बच्चों आगे जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की। सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 2 अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सिंपली कहता है इफ प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन, अगर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? ज्यादा, और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन क्या है? कम। तो ऐसे केस में इस डिफरेंस अमाउंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? अनएब्सॉर्ब। इसको बोलते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्या ये बात समझ में आई? भाई प्रॉफिट अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, उसको माइनस करने से पहले प्रॉफिट कम आ रहा है, डेप ज्यादा आ रहा है, तो वो डिफरेंस जो है वो अनएब्सॉर्ब है। अब उस अनएब्सॉर्ब का क्या करेंगे? अनएब्सॉर्ब डेप कैन बी सेट ऑफ with any head of income, with any head of income except salary। इस अनएब्सॉर्ब डेप को हम किसी भी हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं एंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड, कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, फॉर इनडेफिनाइट पीरियड। इसको आप इनडेफिनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 32 एडी के बाद 32 के बाद 35। 35 इज अबाउट दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च। इसमें यह बताया गया है कि भाई आप अपने बिजनेस में जो भी रिसर्च का खर्चा करते हो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। साइंटिफिक रिसर्च दो तरीके के होते हैं, एक इन हाउस रिसर्च और एक पेमेंट टू आउटसाइडर्स एज डोनेशन। अगर तो आपने इन हाउस रिसर्च करी है तो ये खर्चे दो तरह के हो सकते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये खर्चे दो तरीके से हो सकते हैं, कहां कहां किए जा सकते हैं?
एक 3 years बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस से 3 साल कमेंसमेंट से पहले या आफ्टर कमेंसमेंट। ठीक है, दो केस हो गए, कैपिटल और इसमें 3 years बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में आपको क्या बोला जाता है, आपको हर तरह के खर्चे की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, हर तरह के खर्चे की डिडक्शन मिल जाएगी। सो इसमें लिखा जाता है आपको मिलेगी, नहीं 3 years बिफोर वाले में आपको हर तरह के खर्चों की नहीं मिलेगी, सिर्फ क्या मिलेगी, सैलरी, और वो भी एक्सेप्ट परकोजिट्स, याद है, नंबर 1। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च, रिसर्च करने के लिए कोई रॉ मटेरियल का खर्चा किया है तो उसकी डिडक्शन भी अलाउ हो जाएगी। बस, क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, आफ्टर कमेंसमेंट की बात करें, बिजनेस कमेंस होने के बाद, बिजनेस कमेंस होने के बाद ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउएबल, हर तरह के खर्चों की डिडक्शन 100% मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? जब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक बिफोर कमेंसमेंट और एक आफ्टर कमेंसमेंट। अगर बिफोर कमेंसमेंट किया हो या आफ्टर कमेंसमेंट, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के हर तरह के खर्चों की रिडक्शन आपको मिल जाती है। तो रेवेन्यू खर्चा करोगे तो आपको क्या मिलेगी वो बता दिया। आफ्टर कमेंसमेंट तो कोई भी खर्चा करो, मतलब रेवेन्यू में बिफोर कमेंसमेंट 3 साल के अंदर, यहां पर भी 3 साल ही वाला पॉइंट है, मतलब कमेंसमेंट की है मान लो 1 अप्रैल 2022 को, उससे पहले के 3 साल, 1 अप्रैल 21, 20, 19, ठीक है, 1 अप्रैल 19 से लेकर 22 तक जितना भी खर्चा किया है कैपिटल खर्चा का, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी 100%, एक्सेप्ट लैंड, लैंड की नहीं मिल सकती है, लैंड की क्यों मिलेगी। पेमेंट टू आउटसाइडर इज डोनेशन। नाउ पेमेंट टू आउटसाइडर इज डोनेशन की अगर हम बात करें, तो दोस्तों पेमेंट टू आउटसाइडर इज डोनेशन में आप कहां डोनेट कर रहे हो मैटर करता है। अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव्ड है, ये सब अप्रूव्ड, अगर आप इनको देते हो 100% एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल, 100% एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। अगर आप अगर आप किसी कंपनी को डोनेट करते हो, किसी कंपनी को जो कि अप्रूव्ड है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इनको डोनेट करते हो तो भी 100% एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल, 100% एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, नंबर 3, अगर आप किसी किसी नेशनल लैब को देते हो, नेशनल लैब या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को डोनेट करते हो, ठीक है, तो भी आपको क्या हो जाएगी, 100% ऑफ द डोनेशन, 100% एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल। सिंपल है, बोलो यस और नो। यस सर। तो साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन देते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो उन पे भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर आप अपने लिए रिसर्च करते हो तो उनकी भी मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? फिर आ जाती है बात कॉन्सिक्वेंसेस इफ assets of such company consequences if asset, नहीं सच कंपनी नहीं बोलना था, इफ सॉरी इसको ठीक करना पड़ेगा बेटा,
एक कॉन्सिक्वेंसेस इफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट इज सोल्ड। अगर कल को साइंटिफिक रिसर्च एसेट बेच दिया जाए, भाई देखो पहले तो 100% डिडक्शन ले ली, अब साइंटिफिक रिसर्च एसेट को बेच दिया तो क्या होगा? तो इसके दो केस होंगे। कितने केस होंगे? दो। पहला, इफ सोल्ड आफ्टर यूजिंग फॉर बिजनेस, बिजनेस में यूज करने के बाद। इफ सोल्ड विदाउट यूजिंग इट फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस में या तो यूज किया या बिजनेस में यूज नहीं किया। अगर तो बिजनेस में यूज करने के बाद बेचा है तो क्या करेंगे? अगर बिजनेस में यूज करने के बाद बेचा है तो दोस्तों वो एसेट जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदा था, उस एसेट को हम लोग आपके ब्लॉक के अंदर ऐड करवा देंगे, और वो भी उसकी WDV क्या होगी? 0। मेरी बात समझो, क्या जो एसेट खरीदा है, अगर ये हम लोग बिजनेस के लिए खरीदते तो इसके ऊपर डेप लगता? जी हाँ। उसी के जैसे डेप वाले एसेट मेरे पास पहले से मौजूद है, यस। तो उन्हीं एसेट्स के अंदर ये एसेट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और कौन सी वैल्यू पे ऐड होगा? 0 वैल्यू पर, है ना। देन सच साइंटिफिक रिसर्च एसेट will be added in similar block and thereafter section 32 is applicable। उसके बाद तो आप नॉर्मल तरीके से सेक्शन 32 लगा दोगे। बट यहां पे मैं यहां पे कह रहा हूं तो यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? अगर एसेट को बेच दिया बिजनेस में यूज करे बगैर, तो देन एक्चुअल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस whichever is less is fully taxable as PGBP इनकम। तो ये हमारी PGBP इनकम बन जाएगी, जो भी इन दोनों में से कम होगा। ठीक है, whichever is less is fully taxable under PGBP income, and selling price over and above actual cost shall be treated as capital gain। भाई अगर मैंने उस एसेट को एज इट इज बेच दिया तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर एज इट इज बेच दिया तो मान लो मैंने उसको बेच दिया 10 लाख में, उसको मैंने खरीदा कितने का था? उसको मैंने खरीदा था मान लो 5 लाख में। तो आपने कितना कमाया? 5 की चीज आपने 10 लाख में बेच दी। बोलो हाँ या ना। तो 5 की चीज जो 10 लाख में बेची, जो 5 लाख है वो तो कैपिटल गेन में जाएगा। बट ये जो 5 लाख रुपए की और रिकवरी हुई है, तो तुम बोलोगे कैसे रिकवरी? अरे यार, आपने 5 लाख की 100% डिडक्शन ले ली थी कि नहीं जब खरीदा होगा? हाँ सर, 100% ले ली होगी। अब 100% लेने के बाद आज तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। 0 की चीज 10 की बेची है आपने बेसिकली, तो 10 लाख कमाए हैं। तो वो जो 10 लाख में से 5 लाख है वो तो जाएगा कैपिटल गेन में, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा पर बेचा। और जो एसेट जिसकी आपने डिडक्शन ले ली थी, और वो आपको अब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो डिडक्शन टैक्सेबल होगा, तो 5 लाख रुपए कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड PGBP इनकम। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर एसेट को 5 लाख का एसेट मैंने खरीदा था तो मैंने 100% डिडक्शन ले ली होगी, उसी पैसे को रिकवर करूंगा तो PGBP इनकम। बट अगर उससे भी पैसे ज्यादा मिलते हैं, तभी तो कह रहा हूं ना 5 और 10 विच एवर इज लेस। 5 तो 5 तो PGBP बन गई। अब 5 से भी ज्यादा पैसे मिले हैं तो 5 क्या क्या होगा? कैपिटल गेन। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बन गया साइंटिफिक रिसर्च एसेट।